हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 1 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट के बारे में, और जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से ये नया चैप्टर एडेड है। इसमें हम देखने वाले हैं एफडीआई और एफपीआई के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें जानना है। साथ ही साथ में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होता है उसको कैसे गवर्न किया जाता है, क्या गाइडलाइंस है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो मतलब जो है टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ टर्म्स समझना जरूरी, क्योंकि आगे चल करके ये टर्म्स यूज होने वाले हैं। जैसे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, अगर आपसे कहा जाए कि कैपिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का मतलब शेयर होता है, डिवेंचर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है या शेयर वारंट होता है जिसे इंडियन कंपनी ने इशू किया हो। ओके, तो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट किसे कहेंगे? अगर मैं बोलूं कि मैंने कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए मैंने शेयर के थ्रू या डिवेंचर के थ्रू या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू या शेयर वारंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, तो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का ये मतलब हो गया। फिर आएगा एक टर्म पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, इस टर्म को समझने के लिए एक एग्जाम्पल पहले समझिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से समझिए, पहले एग्जाम्पल समझिए। इफ़ द पेड अप शेयर कैपिटल, देखिए पेड अप शेयर कैपिटल, देखिए पेड अप कैपिटल, ये इतनी बात पहले समझिए। पेड अप कैपिटल और फिर पोस्ट इशू का क्या मतलब है वो हमें समझना है। तो अगर किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल जो है 1 लाख रुपए है, मान लेते हैं, कितनी है? 1 लाख रुपए, यानी कि उसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपीज़। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट करते हैं उसमें 30,000 रुपये, और 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने से क्या होता है, उनको 10-10 रुपये के 3,000 शेयर मिल जाते हैं। 10 रुपीज़ के 3,000 शेयर ऑफ ईच 10 रुपीज़ इक्वल टू 30,000 रुपीज़। ओके, तो वही 30,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया और उन्हें 10 रुपये के 10 रुपीज़ के 3,000 शेयर मिल गए या 3,000 शेयर मिल गए। तो पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल जो है इस कंपनी की एक्स के इन्वेस्टमेंट के बाद होगी 1,30,000 रुपये। ये होता है फ्रेंड्स। ओके, तो जितनी भी बैंक मतलब जो कंपनी है उसकी जो भी पेड अप कैपिटल है उसमें जो भी और इशू निकाले गए, मतलब कहने का जो और ज़्यादा शेयर बेचे गए हैं उनके बाद कितनी पेड अप कैपिटल होती है उसे ही बोलते हैं पोस्ट इशू। यानी इशू होने के बाद, इशू होने का मतलब शेयर और बिक जाने के बाद कितनी पेड अप कैपिटल है उसे ही पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल कहते हैं। ओके, द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल रेफर्स टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी आफ्टर इशुएंस ऑफ शेयर बीइंग डिस्कस्ड आर अंडरटेकन। ओके, मतलब कहने का कि जितनी भी उसकी पेड अप कैपिटल है उसमें जो भी शेयर इशू होते हैं उनको भी जोड़ जब लिया जाए तो उसे बोलते हैं पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। जैसे एक कंपनी की पेड अप कैपिटल थी 1 लाख रुपए, उसके बाद में फिर 30,000 रुपये के शेयर और इशू कर दिए गए, तो अब टोटल मिलाकर के 1,30,000 रुपये उसकी पोस्ट इशू मतलब इशू होने के बाद, इशू क्या हुआ, 30,000 रुपये के शेयर फिर इशू किए गए आफ्टर दैट, यानी पोस्ट इशू, तो 1,30,000 रुपये उस कंपनी की पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल हो जाती है। फुली डाइल्यूटेड बेसिस का क्या मतलब होता है? फुली डाइल्यूटेड बेसिस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट विल बी आउटस्टैंडिंग एंड अवेलेबल टू ट्रेड ऑन द ओपन मार्केट आफ्टर ऑल पॉसिबल सोर्सेस ऑफ कन्वर्जन सच एज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आर एक्सरसाइज। ठीक है, तो फुली डाइल्यूटेड बेसिस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास में कुल मिलाकर के 10,000 शेयर हैं। कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर हैं। इस 10,000 शेयर में से कंपनी ने क्या किया, 1,000 शेयर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बांट दिया। किसको बांट दिया? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है, ESPS बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को बांट दिए, 1,000 शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिए उनकी ऑनेस्टी के लिए, उनकी मेहनत के लिए। और साथ ही साथ में इस 10,000 शेयर में से मान लीजिए कि 2,000 शेयर ऐसे हैं जो कि कन्वर्टेबल हैं। कन्वर्टेबल है मतलब कहने का बॉन्ड वगैरह के रूप में है और उन्हें कन्वर्ट करके शेयर में चेंज किया जा सकता है। ओके, तो इन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को भी जो है शेयर में कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। मतलब कहने का कि जो कन्वर्टिबिलिटी है उसको भी फॉलो कर लिया गया है, यानी जो शेयर कन्वर्ट किए जा सकते हैं उनको कन्वर्जन के थ्रू फाइनल कर दिया गया है। तो अब ये 2,000 शेयर चले गए कन्वर्टिबिलिटी में, 1,000 शेयर एम्प्लॉय को दे दिए, तो बचे कितने शेयर आपके पास? 7,000 शेयर जो बचते हैं। ये जो 7,000 शेयर हैं इसी को ही बोलते हैं फुली डाइल्यूटेड बेसिस शेयर। ओके, फुली डाइल्यूटेड बेसिस शेयर बोलते हैं। यानी कितने ऐसे टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर अवेलेबल हैं कंपनी के जो कि आउटस्टैंडिंग है, यानी कि बचे हुए हैं और अवेलेबल है ट्रेड के लिए, जिन्हें बेचा जा सकता
सकता है। अब कंपनी इन्हीं 7,000 शेयर्स को बेच सकती है। क्यों? क्योंकि 1,000 शेयर उसके एम्प्लॉय के पास जाने हैं और 2,000 शेयर उसके कन्वर्ट हो जाने हैं। तो इन सबको किनारे करके ये सारे ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद जितने शेयर आपके पास बचते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस शेयर बोल देते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात मेरे ख्याल से। तो हमने 3 टर्म यहाँ पर पढ़े, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल और फुली डाइल्यूटेड बेसिस। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये जो है हम एफडीआई और एफपीआई को सरल भाषा में पढ़ेंगे, आगे चल करके हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको एफडीआई और एफपीआई एक सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। अभी भी आपका बुक का टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, देखिए, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी मेट विथ इंटरनल सोर्सेस अलोन। देखिए समझिए, हमारे देश में चूँकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो हमारी पूंजी की ज़रूरतें हैं, हमारे देश की पूंजी की ज़रूरतें हैं, हमारे बिजनेसमैन की जो पूंजी की ज़रूरतें हैं, उनको हम देश के अंदर से ही पूरा कर पाएँ, इंटरनल सोर्सेज से पूरा कर पाएँ, ये पॉसिबल नहीं होगा। सो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिकम इम्पॉर्टेंट इन सप्लाइंग कैपिटल। तो ऐसे में क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। समझिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम अपनी जो पूंजी की ज़रूरतें हैं, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको इंटरनल सोर्सेज से नहीं पूरा कर सकते हैं। मान लेते हैं ये आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, आपके घर में जो टोटल पैसे हैं ना, मान लेते हैं आपके घर में आपके फादर, उनके फादर, ठीक है, आपकी मदर, आप, भाई बहन, सब लोगों ने मिला जुला करके टोटल पैसे जो आप मान लेते हैं कि आपके घर में इस समय मौके पर 25 लाख रुपए हैं, सारे मिला करके, खाते में पैसे हों, नगद पैसे हों, सब मिला करके 25 लाख रुपए हैं। अब अगर मान लीजिए आप में से कोई एक व्यक्ति चाहता है या कोई एक लेडी चाहती है कि हमें 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करना है, तो क्या ये 1 करोड़ रुपए का बिजनेस बिना किसी थर्ड पार्टी के, बिना किसी बाहरी की सहायता के हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में टोटल पूंजी जो है 25 लाख रुपए की है, बिजनेस का टारगेट आपने 1 करोड़ का रखा हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, आप दूसरों से मदद लेंगे। दूसरे का मतलब यहाँ बैंक भी हो सकता है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। ठीक यही कॉन्सेप्ट देश पर लागू होता है। ये हमारी कंट्री है इंडिया, हमें बहुत सारे डेवलपमेंट करने हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर मेट्रो डेवलप की जाए, मेट्रो से चलना शुरू हो जाए, हम लोग हाइपर लूप लाया जाए हर जगह पर, है ना, बुलेट ट्रेन चलाई जाएँ ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, हर गाँव में इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे अवेलेबल हो, सड़कें एकदम अच्छी रहें, है ना। तो ये सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोचिए कि अगर हमारे देश में उतना पैसा नहीं है तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे? ऑब्वियसली हम पैसा फॉरेन से लेकर के आएंगे, विदेश से लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको इवन अडानी और अंबानी भी नहीं पूरा कर सकते हैं। आप समझिए इस बात को, क्योंकि उनकी ज़रूरतों को तो कहीं ना कहीं हद तक देश ही पूरा कर रहा है। ओके, तो ऐसे में हमें बाहर से पैसा लेना पड़ता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसीलिए ज़रूरी होता है, और उसी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का काम आता है, मतलब जो है कॉन्सेप्ट सामने आता है। टू मोस्ट रेगुलर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर एफडीआई एंड एफपीआई। जो मोस्ट कॉमन है वो एफडीआई है और एफपीआई है। अब समझते हैं एफडीआई क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इट इज़ रेफर्ड टू इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन अनदर कंट्री। ठीक है, इसका मतलब होता है हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी को सीधे सीधे 10 करोड़ रुपए आपने दे दिए। आप अमेरिकन हैं और आपने 10 करोड़ डॉलर एक कंपनी को, इंडिया की कंपनी में सीधे इन्वेस्ट कर दिया, तो उसे बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एज द नेम सजेस्ट इज रेफर टू डायरेक्टली इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन अनदर कंट्री। अ फॉरेन कंपनी बेस्ड इन अनदर कंट्री इन्वेस्ट इन इंडिया बाई सेटिंग अप होली ओन सब्सिडरी are getting into joint venture with some company occupied in India and then operate its business in India। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकती है? या तो अपनी खुद की एक सब्सिडरी बना ले इंडिया में, या किसी और कंपनी, इंडिया की किसी रिलायंस वगैरह किसी बड़ी कंपनी के साथ में एक जॉइंट वेंचर चला ले। ओके, तो ये जो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, दूसरे टर्म में ऐसे सरलता भाषा में समझिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई विदेशी व्यक्ति आ करके आपकी कंपनी में 10 करोड़ डॉलर देता है, इस 10 करोड़ डॉलर के बदले में आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मैं ये बात इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनेगी, क्योंकि दोनों लगभग सेम चीज़ें होती हैं। तो ये बात समझिए, सीधे प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, नकदी मिल रही है, और बदले में आप जो है मतलब प्लांट और मशीनरी खरीद पा रहे हैं, तो ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
किसके द्वारा किया जाता है भाई? विदेशियों के द्वारा किया जाएगा। हमारे देश का कोई व्यक्ति करेगा अगर, तो उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों कहेंगे, है ना? फॉरेन का मतलब ये है कि कोई विदेशी व्यक्ति करेगा। हमारे देश का अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम क्यों कहने लगेंगे? मैं किसी फैक्ट्री में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं थोड़ी ना FDI कर दूंगा भाई, मैं तो इंडिया का रहने वाला हूँ, तो इंटरनल सोर्सेस से अगर पैसा आ रहा है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये भी बात समझ में रखने की जरूरत है कि FDI ये होता है, ठीक है। देयर आर 2 रूट्स। FDI में कितने रूट होते हैं? 2 रूट्स होते हैं फ्रेंड्स। ओके, एक ऑटोमेटिक रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट में आपको ना तो गवर्नमेंट से ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल की जरूरत होती है और सीधे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। गवर्नमेंट रूट होता है हमारे पास। गवर्नमेंट रूट में हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म भरना होता है, किसमें? जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है उस पर अप्लाई करेगा कोई भी फॉरेनर, और ये सिंगल विंडो होता है, यानी एक ही जगह से सारा अप्रूवल वगैरह आ जाता है। तो 2 रूट होते हैं FDI के। ऑटोमेटिक रूट, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, जिसमें आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया FDI। आई बिलीव आपको FDI थोड़ा सा समझ में आया होगा। उसके बाद में FPI की बात करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब अगर पोर्टफोलियो टर्म को हम समझे ना तो ये चीज़ जो है आसानी से समझ में आएगी। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है। पहली बात तो ये, अगर पोर्टफोलियो शब्द है तो ये कहाँ चला जाएगा? सीधे सीधे शेयर मार्केट में जाएगा, क्योंकि जब शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट आया था तभी पोर्टफोलियो की बात हुई थी। जैसे मान लीजिए मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया? रिलायंस के कुछ शेयर खरीदे, कुछ टाटा कंपनी के शेयर खरीदे, कुछ सन फार्मा के शेयर खरीद लिए, कुछ मैंने जो है IRCTC के शेयर खरीद लिए, है ना, कुछ पेटीएम के शेयर खरीद लिए। मैं क्या करूँगा? सारे के सारे शेयर एक ही कंपनी के नहीं खरीदूँगा। जनरली ऐसा होता भी है। क्यों? हो सकता है मेरा कुछ शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए हो, कुछ 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, या कुछ 30 दिन के लिए, या हो सकता है कुछ 1 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो हो सकता है मैं 5 साल और 10 साल 20 साल के लिए कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। जब आप कई जगहों पर कई कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं तो ये जो बनता है, ये जो बकेट बनती है आपके फ्रेंड्स, इसी को ही हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। ये जो आपने काम किया, दिस इज योर पोर्टफोलियो। यानी कि आप जब अपनी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जीरोधा वगैरह हो गई जैसे, तो वहाँ पर जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर जो ये ढेर सारे आपकी कंपनियों के शेयर, किसी के 10 शेयर, किसी के 100 शेयर, किसी के 50 शेयर जो आपको ये दिखाता है, दिस इज योर पोर्टफोलियो। क्या है ये? पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब इसका मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट करेगा लेकिन पोर्टफोलियो के तौर पर करेगा। पोर्टफोलियो शेयर मार्केट में होता है, इसका मतलब अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा कौन? विदेशी, तो उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोल देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? FDI में शेयर मार्केट में जाने का कोई मतलब नहीं था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक विदेशी आता है टाटा कंपनी में, 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ डॉलर इन्वेस्ट करके चला जाता है, दैट इज FDI। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, किसी को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। विदेशी व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, शेयर मार्केट में उसने लॉगिन किया हमारे देश के, और यहाँ से टाटा कंपनी के 1000 करोड़ के शेयर खरीद लिए, 1000 करोड़ डॉलर के शेयर खरीद लिए, इस उम्मीद में कि कुछ ना कुछ पैसे मेरे बढ़ जाएंगे और मैं इसको बेचूंगा और निकल जाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? दैट इज योर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आई बिलीव एकदम क्लियरिटी आ चुकी होगी आपके अंदर। ओके, तो इट इज अकिन टू FDI। FDI जैसा ही होता है। इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट इज ओनली इन फाइनेंशियल एसेट्स सच एज बॉन्ड्स, स्टॉक्स, शेयर्स। ओके, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन केवल किस में करेंगे? फाइनेंशियल एसेट में। जैसे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर में इन्वेस्ट करेंगे ऑन ए कंपनी लोकेटेड इन अदर कंट्री। भाई फॉरेन का है तो दूसरी कंट्री के ही व्यक्ति, दूसरी कंट्री की ही कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। तो आई थिंक अब आपको FDI और FPI में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर FPI में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, FDI में सीधे कंपनी के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। डायरेक्ट कंपनी को पैसे दे दिए जाते हैं, समझिए इस बात को। यहाँ पर शेयर के थ्रू नहीं दिया जाता है, यहाँ पर शेयर के थ्रू होता है, यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद में ये केवल जो है इसमें शेयर, स्टॉक, है ना, और बॉन्ड्स वगैरह खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पर सीधे प्लांट एंड मशीनरी खरीद करके उनको दे दी जा सकती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है मेरे ख्याल से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सब आपको क्लियर हो गया। तो उसके बाद में एक और टर्म यहाँ पर आता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखिए इन्वेस्टर्स, ये शब्द अगर आप पकड़ेंगे, ये था इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ये क्या था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये समझिए फॉरेन, जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ, क्या हूँ मैं? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? वह व्यक्ति जो पैसा लगाएगा।
मैं कोई फॉरेनर हूँ मान लीजिए, तो मैं एक अगर इन्वेस्टर हूँ, मैं फॉरेन का इन्वेस्टर हूँ, मैं विदेशी हूँ, अमेरिका का रहने वाला हूँ और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास दो तरीके हैं, FDI और FPI। और चूंकि मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं FII हो गया। बस ये टर्म आप अगर समझ गए तो बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। FDI और FPI दो तरीके हैं जिनसे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, और चूंकि मैं इन्वेस्टर हूँ इसलिए मुझे आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोल देते हैं। यानी FDI FPI अलग चीज़ हो गई, FII अलग चीज़ हो गई। क्लियर? ओके। तो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो विदेशी व्यक्ति हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं उन इन्वेस्टर को हम FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोल देते हैं। इट इज़ अ इन्वेस्टर ग्रुप दैट ब्रिंग्स FPIs सच इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंक्लूड हेज फंड, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड। ओके। तो जो इन्वेस्टर का जो FII होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो ग्रुप होता है फंड, वो हमारे देश में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, यानी हमारे देश में फॉरेन पोर्टफोलियो में FDI में इन्वेस्टमेंट करता है। इसके एग्जांपल में हेज फंड, म्यूचुअल फंड, ओके, और पेंशन फंड वगैरह हो सकते हैं। ये सेकेंडरी मार्केट ऑफ इकोनॉमी में जो है इंगेज होते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है सेकेंडरी मार्केट में जो है इंगेज होते हैं, प्राइमरी मार्केट में नहीं होते हैं। ओके। टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट FII नीड टू गेट रजिस्टर्ड विद द सेबी। अगर आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए आपको सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आई थिंक आपको FDI FPI ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हमने ये देखा कि हमारा जो देश है वो अभी एक डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से हम अपनी जो पूंजी की ज़रूरतें, कैपिटल की ज़रूरतें हैं, उसको इंटरनल सोर्सेज से विद इन कंट्री हम पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें विदेशी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। विदेशी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए दो मेथड हैं, FDI और FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक कंपनी जो है दूसरे देश की, विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति जो है हमारे देश की किसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के लिए वो चाहे तो अपनी खुद की होली ओन सब्सिडरी बना सकता है या किसी दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर भी कर सकता है। FDI के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए दो रूट है हमारे देश में। ऑटोमेटिक रूट है। ऑटोमेटिक रूट में लिमिटेशन होती है। अगर जैसे कहा गया है कि रक्षा क्षेत्र में 49% FDI हो सकती है तो उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता है। ओके। तो FDI डायरेक्ट रूट से तब होती है जब आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, तो उसे ऑटोमेटिक रूट बोलते हैं। गवर्नमेंट रूट तब होता है जब आप गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेते हैं, तब जा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जैसा ही होता है। FDI में क्या है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि FPI में आप शेयर, स्टॉक या बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं। ठीक है। ये भी किसी विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? वह व्यक्ति जो हमारे देश में इन्वेस्ट करता है उसे ही हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। यहाँ हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए उसे सेबी के साथ रजिस्टर होने की ज़रूरत होती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के एग्जांपल में हेज फंड, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड किसी दूसरे देश के एग्जाम्पल के तौर पर लिए जा सकते हैं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं यही जो है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं यूजिंग FDI और FPI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीधे पैसे कंपनी को दे दिए या फिर उसके शेयर वगैरह खरीद करके और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमा करके बेच भी देते हैं। FPI जो है खरीदा बेचा जा सकता है, जबकि FDI एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ली जाती है। ओके। अब आपका यहाँ से बुक का टॉपिक शुरू होता है। इसके पहले जो कुछ भी बताया वो आपको एडिशनल थ्योरी थी। ओके। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हमारे देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 क्लॉज B एंड सेक्शन 47 ऑफ फेमा एक्ट 1999। ओके। तो हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फेमा एक्ट के सेक्शन 47 और सेक्शन 6 के तहत मैनेज किया जाता है। सेक्शन 6 में भी सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 एंड आफ्टर दैट 3 का B। ओके। ऐसे मैनेज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस एक्ट के तहत मैनेज किया जाता है? फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब आया था? 1999 में, 1999 में आया हुआ था। कौन कौन से सेक्शन है जो जिम्मेदार हैं फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, सॉरी एक्सचेंज को नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए सेक्शन 6 एंड सेक्शन 47। ओके। ये मैं और साथ ही साथ में इसके फेमा एक्ट के साथ साथ रीड विथ इसके साथ में और एक एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2017, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत होती है। फेमा एक्ट तो जिम्मेदार है ही, उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर
फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन के लिए फेमा एक्ट है और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2017, इस गाइडलाइन को भी यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए मैंने पहले आपको एफडीआई समझा रखा है तो चीज़ें थोड़ा आपको सेंस ज़्यादा बनाएंगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बाई अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें किसके थ्रू किया जाता है, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारत के बाहर रहता हो, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो देश के बाहर रहता हो, उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। किसमें, इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, किसी अनलिस्टेड ऐसी कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड ना हो लेकिन कंपनी हो, या फिर इन 10% आर मोर ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन अ फुली डाइल्यूटेड बेसिस ऑफ लिस्टेड इंडियन कंपनी, ठीक है। या फिर किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी का 10% या उससे अधिक उसका जो है पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल फुली डाइल्यूटेड बेसिस पर जब इन्वेस्ट करता है तो उसे भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मैंने आपको पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल पहले ही बता दिया था। किसी कंपनी की अगर कैपिटल पेड अप कैपिटल है, मान लीजिए पेड अप कैपिटल है उसकी 1 लाख रुपये, और उसके बाद में उसमें 30,000 रुपये के शेयर और बेचे अगर जाते हैं तो ये 30,000 और जोड़ करके 1,30,000 रुपये जो बनता है, इसे ही बोलते हैं पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल। फुली डाइल्यूटेड बेसिस का मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं तो उसमें से अगर 1,000 शेयर उसने अपने एम्प्लॉय को दे दिया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत, और 2,000 शेयर उसके जो है कन्वर्ट हो चुके हैं कन्वर्टेबिलिटी की वजह से, तो जो 7,000 शेयर बचते हैं, इन्हीं 7,000 शेयर्स को हम फुली डाइल्यूटेड बेसिस बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसे कहेंगे, जब कोई पर्सन जो कि हमारे देश का ना रहने वाला हो, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, वो अगर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वो इन्वेस्टमेंट किसी अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में भी कर सकता है, और या किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी में अगर करे तो 10% या उससे अधिक का करना चाहिए। जो भी उसका पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल है उसका 10% से अधिक उसे इन्वेस्ट करना होता है। ओके, उसके बाद में इफ़ एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बाई ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ लिस्टेड इंडियन कंपनी फॉल्स टू लेवल बिलो 10%। यहाँ पर कहा गया था कि 10% या उससे अधिक का 10%, मान लीजिए कोई कंपनी, कोई व्यक्ति है बाहर का, उसने 15% इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी कंपनी का जो टोटल पेड अप कैपिटल है उसका 15% उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन बाद में कुछ किसी वजह से ये जो 15% है वो घट करके 8% हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या इसे अभी भी एफडीआई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वंस ए एफडीआई इज ऑलवेज एफडीआई। कहानी ये है कि एक बार जो चीज़ एफडीआई कहलाई वो हमेशा एफडीआई ही कहलाएगी, ये है इसका सिस्टम। ओके, तो अगर मान लीजिए कि जो है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट किसी व्यक्ति का कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में 10% से नीचे चला जाता है, पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल जो भी था उसके 10% से नीचे चला जाता है, तो इन्वेस्टमेंट विल बी कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज एफडीआई, फिर भी इसको एफडीआई ही माना जाएगा। गाइडलाइन है कि 10% या उससे अधिक का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसे एफडीआई माना जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम मानेंगे। जैसे किसी कंपनी के पास अगर 1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल है मान लीजिए, तो उसका 10% यानी कि कम से कम 10,000 रुपये अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करता है, कम से कम 10,000 करता है तो उसे एफडीआई माना जाएगा। अगर मान लीजिए कोई 6,000 इन्वेस्ट करता है तो फ्रेंड्स उसे एफडीआई माना ही नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट उसने किया है लेकिन उसे एफडीआई नहीं मानेंगे। लेकिन फिर गाइडलाइन कहती है कि मान लो एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया 10% से अधिक, अभी तो मैंने 10,000 से ज़्यादा कर दिया है, 10,000 कर दिया है, लेकिन कल को मेरा ये जो पैसा है मैं कुछ इधर उधर कर करके इसको 6,000 कर देता हूँ, तो अब तो मैं 10% से नीचे आ गया, 1 लाख का जो है 6% रह गया है, तो क्या अभी भी मेरा एफडीआई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो यस, इसे अभी भी एफडीआई के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, एफपीआई की। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच इन्वेस्टमेंट इज। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, यानी शेयर्स में और इन सब में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यहाँ अगर आप देखिए ना तो यहाँ बोला गया है थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो है आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडीआई में, जबकि यहाँ वहाँ थ्रू था, यहाँ पर क्या है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में, इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। आप यहाँ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में यानी शेयर और स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाई, ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का ना हो,
कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, यानी कि शेयर वगैरह खरीद रहा हो, स्टॉक और बॉन्ड्स खरीद रहा हो, और सच इन्वेस्टमेंट इज, और ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है लेस देन होना चाहिए किससे, 10% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन फुली डाइल्यूटेड बेसिस ऑफ अ लिस्टेड इंडियन कंपनी। कोई भी इंडिया की जो लिस्टेड कंपनी है उसका लेस देन 10% ही खरीदना होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 10% से कम ही इन्वेस्टमेंट अलाउ होता है, 10% से ज़्यादा नहीं अलाउ किया जाता है। ओके, अब ये पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फुली डाइल्यूटेड बेसिस भी पहले आपको समझा दिया है। तो ऐसे सिंपल टर्म में कहें तो किसी लिस्टेड कंपनी के 10% से कम शेयर अगर आप खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे एफपीआई बोला जाएगा, सरल टर्म में। ओके, वरना ऐसे कन्फ्यूजन रहेगी बार बार। उसके बाद में लेस देन 10% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए लिस्टेड इंडियन कंपनी। साथ ही साथ में जो एफपीआई है, एक तो किसी कंपनी के 10% जो है, मतलब जो पेड अप कैपिटल है उसका 10% से कम ही इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और दूसरी एक और बात होती है फ्रेंड्स, की दूसरी बात क्या होती है कि जो ये आपके मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने शेयर इशू किए, उसके बाद कुछ दिन 2 साल बीता फिर शेयर इशू किए, और 2 साल और बीता फिर शेयर इशू किए, तो ये क्या हुआ कि बार बार एक सीरीज आ रही है। तो अगर ऐसी कोई सीरीज लॉन्च होती है तो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही, मतलब जो है 10% से कम ही इन्वेस्टमेंट हर एक सीरीज में कर सकता है। यही बात यहाँ लिखी गई है, लेस देन 10% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इन ए लिस्टेड इंडियन कंपनी। यानी कहने मतलब मान लीजिए इस बार जो है 1000 करोड़ रुपए का शेयर इशू किया गया, तो 1000 करोड़ का जो 10% से कम हो, 1000 करोड़ का 10% से कम, यानी कि 100 करोड़ से कम ही इन्वेस्टमेंट एफपीआई के द्वारा किया जा सकता है। अगली बार मान लीजिए कि कंपनी ने 200 करोड़ रुपए का ही शेयर इशू किया, 200 करोड़ रुपए की सीरीज लाई, तो अगर 200 करोड़ है तो इसका 10% हुआ 20 करोड़, यानी कि एफपीआई अब 20 करोड़ से कम ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगली सीरीज आई मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का या 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 5000 करोड़ के शेयर लॉन्च किए, तो इसका 10% कितना होगा, 500 करोड़ होगा। तो यानी कि एफपीआई 500 करोड़ से कम ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि हर सीरीज में जितना भी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू है उसके 10% से कम ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इंडियन कंपनी में। ओके, तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन है, 10% लिमिट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स शैल बी अप्लीकेबल टू ईच फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर एन इन्वेस्टर ग्रुप एज रेफर्ड इन सेबी रेगुलेशन 2014। जो 10% की लिमिट है कि 10% से कम ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो चाहे एक इकलौता इन्वेस्टर हो और चाहे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हो, उन सब के ऊपर। मान लीजिए 6 लोग मिल करके जो है एफपीआई हमारे यहाँ खरीदना चाहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 6 लोगों का एक ग्रुप है, तो ये जो 10% की लिमिट है ये पूरे ग्रुप पर लागू होगी, सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ 6 लोग हैं, 10% अगर खरीदेंगे तो कंपनी की 60% हिस्सेदारी इन्हीं के पास चली जाएगी, और आपको पता है कि अगर 51% हिस्सेदारी जिसके पास जाती है वही मालिक हो जाता है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए चाहे ग्रुप हो एफपीआई का और चाहे अकेला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो, मैक्सिमम 10% आप जो है खरीद सकते हैं किसी कंपनी में। तो ये हो गया एफडीआई और एफपीआई। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर तो आगे बढ़ते हैं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को। तो इसमें हमने देखा कि जो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको रेगुलेशन किया जाता है किसके तहत, फेमा एक्ट 1999 के तहत, और साथ ही साथ में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2017 के तहत। तो एक एक्ट है, एक रेगुलेशन है। एक तो फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था, और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2017 में आया हुआ। ये 2 एक्ट लागू होते हैं। इसमें भी फेमा के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 6 और सेक्शन 47, जिनके तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में मैनेज किया जाता है। फिर हमने देखा, बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो हमारे देश का रेजिडेंट नहीं होता है, मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। वो कैसे करता है, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, यानी कि वो शेयर वगैरह या इसके थ्रू करता है, इसमें नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में किया जा सकता है या किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी में किया जा सकता है। उसका जितना भी उसका
कैपिटल है, जितना भी उसकी पूंजी है उसका 10% या उससे अधिक जो है अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम एफडीआई मानते हैं। ठीक है, मैं ये सारे टर्म्स कठिन वाले नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल टर्म में समझिए कि अगर इंडिया में कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसकी जो 10% जो भी कैपिटल है उसका 10% या उससे अधिक अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसे एफडीआई बोलते हैं। अब ये जो कैपिटल का 10% आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये बाद में अगर घट करके 6% 5% हो जाता है तो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसे एफडीआई ही ट्रीट किया जाता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार आपने एफडीआई कर दी तो वो एफडीआई ही रहेगी, भले ही ये क्राइटेरिया टूट जाए या ब्रेक हो जाए तो भी। ओके, तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हमने देखा कि ये भी इन्वेस्टमेंट किसी पर्सन जो कि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होता है उसके द्वारा किया जाता है। इसमें कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और ये इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि कोई लिस्टेड अगर इंडिया की कंपनी है तो उसके जो कैपिटल है उसके 10% से कम ही इन्वेस्टमेंट, लेस दैन 10% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, जो भी कैपिटल उसका 10% से कम। उसके बाद में अगर जो है मान लीजिए कैपिटल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज लाई जाती है किसी कंपनी के द्वारा, यानी कि जो है कंपनी बार बार शेयर की सीरीज लॉन्च करती है, पहले 2000 करोड़ के, पहले फिर 1000, पहले 2000 करोड़ के लाती है, फिर 1000 करोड़ के लाती है, फिर मान लीजिए 500 करोड़ के शेयर मतलब सीरीज लेकर आती है, तो हर एक सीरीज का लेस देन 10% ही एफपीआई के द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है, जितनी भी हर सीरीज की वैल्यू है उसका। ओके, उसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि चाहे इन्वेस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अकेला हो या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर किसी ग्रुप के साथ में हो, 6 7 8 10 लोग भी हों, तो भी ये मैक्सिमम मतलब जो है 10% इन्वेस्टमेंट यानी लेस देन 10% ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये गाइडलाइन को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन होते हैं, तो मैंने आपको बताया जो व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा उसे ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोल देंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इज अ पर्सन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 2014। तो सेबी का जो रेगुलेशन 2014 है उसमें जो रजिस्टर्ड व्यक्ति होगा उसे ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं। नोट करिए, यहाँ पर खास बात है, एनी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड अंडर सेबी रेगुलेशन 1995 एंड होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ सेबी शैल बी डीम्ड टू बी एफपीआई टिल द एक्सपायरी ऑफ ब्लॉक ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द इनैक्टमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 2014। तो जब ये सेबी का 2014 का जो रेगुलेशन आया है उससे 3 साल तक, जब तक 3 साल कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक जो है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर माना जाएगा, बस, है ना। एफआईआई को एफपीआई कहा जाता था पहले, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहा जाता था ये रेगुलेशन आने से पहले, सेबी 2014 का रेगुलेशन आने से पहले। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो एफपीआई है वो अगले 3 साल तक एफपीआई रहेगा, आफ्टर दैट सभी को हम एफआईआई कहना शुरू कर देंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ध्यान रखेंगे एफपीआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, इन्वेस्टर कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर की। देखिए ये इन्वेस्टर है, फॉरेन एफपीआई ये भी है, देखिए ये भी एफपीआई ही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है ना कि इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टर की बात हो रही है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो जाती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाई अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ऑन अ रिपेटेबल बेसिस इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन इंडियन कंपनी आर टू द कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसे किसी व्यक्ति ने, जो कि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए, रिपेरिटेबल बेसिस पर किया गया, यानी ट्रांसफ़र करके किया गया हो, कैश में नहीं, रिपेरिटेबल मतलब ट्रांसफ़र करके किया गया हो किसी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में, इंडियन कंपनी के या एलएलपी में किया गया हो, तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके बाद में बात आती है प्रोहिबिटेड सेक्टर्स या पर्सन की। तो इन्वेस्टमेंट बाई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इज प्रोहिबिटेड इन फॉलोइंग सेक्टर। तो अगर मान लीजिए कोई एफपीआई या एफडीआई करना चाहता है तो कहाँ कहाँ नहीं कर सकता है, जैसे लॉटरी बिजनेस में नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट या प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, किसी लॉटरी बिजनेस में आप जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, एफडीआई एफपीआई नहीं कर सकते हैं। गैम्बलिंग में, वेटिंग में, चिट फंड में, निधि कंपनी में, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट टीडीआर, इसमें भी नहीं किया सकता है। रियल इस्टेट बिजनेस या कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, इस बिजनेस में भी नहीं किया सकता है। सिगार, ये पढ़ लीजिए, जो है सिगार से रिलेटेड है, मतलब कहने का तंबाकू से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, सिगरेट वगैरह हो गया, सिगार हो गया आपका,
सिगरेलोज हो गया, चेरुट्स हो गया, ठीक है, ऑफ टोबैको आर टोबैको सब्सटीट्यूट, इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। द प्रोहिबिशन इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट मेंशनड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दर एक्टिविटी रिलेटेड टू दीज प्रोडक्ट, यानी कि तंबाकू से रिलेटेड बिजनेस में भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटीज सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, कौन कौन सी एक्टिविटीज और जो है सेक्टर्स हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अलाउ ही नहीं है, एटॉमिक एनर्जी में और रेलवे ऑपरेशन में अलाउ ही नहीं है। फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग लाइसेंसिंग फॉर फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो प्रोहिबिटेड फॉर लॉटरी बिजनेस एंड गैम्बलिंग बेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो फॉरेन टेक्नोलॉजी का कोई कोलैबोरेशन भी नहीं अलाउ किया जाएगा अगर वो लॉटरी बिजनेस या गैम्बलिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। उसके बाद में एनी इन्वेस्टमेंट बाई ए पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तान आर इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश और पाकिस्तान रिक्वायर्स प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, तो अगर कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से है तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आर एन एंटिटी कॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान कैन ओनली विद द प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल इन्वेस्ट इन सेक्टर एक्टिविटीज अदर देन डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी प्रोहिबिटेड फॉर फॉरेन एंड सेक्टर एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है जो पाकिस्तान की है तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बावजूद ना तो वो डिफेंस में इन्वेस्ट कर सकता है, ना स्पेस टेक्नोलॉजी में, ना एटॉमिक एनर्जी में, और उसके अलावा जो सेक्टर्स और एक्टिविटीज़ अभी हमने बताया कि ये सब प्रोहिबिटेड हैं, इतने जो ये टोबैको, रियल इस्टेट और आपका लॉटरी, इन सब में भी नहीं कर सकता है। तो ये हो गई आपकी जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर फ्रेंड्स। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। यहाँ से शुरू करेंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जिसको सेबी के रेगुलेशन 2014 में एक रजिस्ट्रेशन मिला हुआ हो, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उसे ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलेंगे। यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 2014 के तहत अगर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो उसी व्यक्ति को हम जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये सेबी का जो रेगुलेशन आया है 2014 का, इसके आने के अगले 3 साल तक जो भी व्यक्ति फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहला रहा था वो FPI ही कहलाएगा। आफ्टर दैट उसे हम FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहना शुरू कर देंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा जो कि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, रिपेरिटेबल यानी ट्रांसफ़र बेसिस पर किया जाता है, किसी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, वो इंडिया की कंपनी हो सकती है, लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, या कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से पर्सन्स हैं जिन्हें अलाउ नहीं किया जाता है हमारे देश में FDI FPI करने के लिए, तो आप लॉटरी बिजनेस के लिए या जो है गैम्बलिंग के लिए, बेटिंग के लिए, चिट फंड के लिए, निधि कंपनी के लिए, इन सब के लिए आप जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। रियल इस्टेट बिजनेस के लिए भी नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, तंबाकू से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं FDI में। उसके बाद में एटॉमिक एनर्जी में, रेलवे ऑपरेशन में भी FDI FPI नहीं की जा सकती है। उसके बाद में अगर गैम्बलिंग या लॉटरी बिजनेस से रिलेटेड कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है तो वो भी अलाउ नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश का रहने वाला है या कोई कंपनी बांग्लादेश की है या कोई कंपनी पाकिस्तान की है, कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है, तो उसको जो है अगर FDI FPI करनी है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। उसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर अलग से प्रतिबंध है। प्रतिबंध ये है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है या कोई कंपनी पाकिस्तान की है, ओके, तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगा, और अप्रूवल के बावजूद भी उसे ना तो डिफेंस सेक्टर में, ना स्पेस टेक्नोलॉजी में, ना एटॉमिक एनर्जी में, और उसके अलावा जो एक्टिविटी जो सेक्टर पहले से मना किए गए फॉरेन, इन सभी जगहों पर अलाउ फिर भी नहीं किया जाएगा। ओके, मतलब हम गवर्नमेंट अप्रूवल देने के बावजूद भी यदि वो चाहता है कि हम डिफेंस में जो है FPI कर दें, FDI कर दें, नहीं कर सकता। स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी, इन सभी सेक्टर्स में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिक है। ये सारी गाइडलाइंस है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। होप है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।